आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का वेलकम है महादेवाज लॉ पे। तो आज महादेवाज लॉ पे हम एक कंपनी लॉ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जो ये टॉपिक है ये आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए। और इस टॉपिक में ये है कि नाम सुन के ही लोग दिमाग में, जो स्पेशली लॉ स्टूडेंट है, वो ये सोचता है यार ये बड़ा टफ है, यार ये समझ आएगा नहीं आएगा क्या है। सो ये सारे मिथ जो दिमाग में आपके चल रहे हैं इस टॉपिक को सुन के, और आप YouTube पर अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले इन सब मिथ को निकाल दो। कोई हार्ड नहीं है, बड़ा ही इजी टॉपिक है। एक मैं जर्नल सी चीज बताता हूँ। ये जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो भाई, भारत हमारा देश है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत देश है। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इसको चलाने के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, कौन गवर्नमेंट होगी, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें सबसे पहले हमने क्या बनाया? हमारा देश चलाने से पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। तो ऐसे ही अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो उसमें आपको रूल रेगुलेशन क्या होंगे, किस बॉडी का क्या काम होगा, ठीक है, कैसे उसके बारे में जानेंगे कि कंपनी का क्या काम है, क्या काम नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता लगेगी? अगर हम एक कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो इसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। होपफुली आपको ये वाली चीज अब दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई होगी कि ठीक है, जैसे भारत देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहिए, ऐसे ही किसी कंपनी को चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, जैसे आपने भाई आपके स्कूल में 10th 11th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी होंगी, ठीक है। वहां पे क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। तो ये सारी चीजें तो आज हम सेम ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें कहाँ पर कैसे कैसे मेंशन करी गई है। तो इसमें क्या है, हमारे टोटल जो पॉइंट है, हमारे टोटल पॉइंट 6 या 7 है। तो इसमें हम 4 पॉइंट हमारे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे बाकी बचे हुए 2 वो कंप्लीट कर लेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं भाई। आपके होपफुली आपके दिमाग में एक बैठ गया होगा कि यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब फटाफट से आ जाइए हमारे उसमें। देखो भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सेक्शन 2 क्लोज 56 है, 2 क्लोज 56 वो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन है वो क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया गया। देखो भाई, सिंपली लिखा हुआ है, मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम का मतलब यह है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसका है? कंपनी का। एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो बनाया जाएगा और बाद में टाइम टू टाइम उसमें चेंज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आपको पता है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है, पब्लिक की नीड के हिसाब से, ठीक है, सोसाइटी की नीड के हिसाब से टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट होता है। ऐसे ही आप इसके अंदर भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करा सकते हो। और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, ठीक है भाई। तो जो भी आप चेंज वगैरह टाइम टू टाइम कराओगे वो इस एक्ट या फिर जो पुराने वाला एक्ट है उनके हिसाब से ही आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ आ गई। देखो यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी होता है। तो आप बोलेंगे यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो बेयर एक्ट आता है, इसकी तो बुक आती है, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कोई बुक होती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक बुक होगी जिसके अंदर कंपनी के बारे में पूरी, अगर आप खोल के देखोगे, जो कहते हैं ना एक ब्राउजर आप कह सकते हो कंपनी का, तो आप बोलोगे भाई कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अब आपको पता तो होना चाहिए वो कंपनी का क्या काम है, कंपनी में कौन क्या है, किस पद पे है, क्या शेयर चल रहा है उस कंपनी में, और वो कंपनी की क्या ड्यूटीज लायबिलिटी है। एटलीस्ट तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। पता लगा आपको कंपनी ने कुछ बताया नहीं और बोल दिया जी आप इन्वेस्ट कर दो या आप शेयर्स खरीद लो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी
नहीं करेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो जो हम देख के समझ सके कि आपकी कंपनी है क्या, क्या काम करती है। ठीक है, तो इसका क्या है, मान लीजिए भाई कोई ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, बट आप ऑयल रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह में कोई कंपनी हो, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हो, या मान लो कोई स्टील की कंपनी का काम हो, मतलब स्टील की कंपनी हो जो स्टील का आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उनमें नहीं चाह रहे, तो ये सारी चीजें आपको इससे ही पता लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, आप कंपनी से मांग सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से क्या रूल रेगुलेशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आ जाइए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट मतलब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है ये आखिरकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो भाई, डिफाइन पावर ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसको दिमाग में ले लो, एक किताब की तरह ही है जो क्या करेगी, जिसमें लिखा है कि भाई पावर ऑफ कंपनी क्या क्या है। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पावर्स वगैरह लिखी गई हैं सारी गवर्नमेंट वगैरह की, तो ऐसे ही कंपनी की पावर के बारे में बताया गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर नो द इंटेंशन ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स जो हैं उनको तो पता लगे कि कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी की क्या इंटेंशंस है, तो वो कहां से पता लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। एमओए, देखो कहीं एमओए लिखा आ जाए तो समझ जाना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो इसके मेंबर हैं वो इसको कभी भी चाहे एक्सेस इसको कर सकते हैं, पढ़ना चाहे इंस्पेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, अब देखिए 1% मान लीजिए आप कंपनी से वो मांग रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कि भाई मेरे को एक कॉपी दे दो ताकि मैं पढ़ लूँ, तो ऐसे में कंपनी मना नहीं कर सकती, विद इन 7 डेज कंपनी को देना पड़ेगा आपको। अगर कंपनी नहीं देती तो ऐसे में कंपनी पे फिर पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, और 1,00,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो अब कंपनी को पेनल्टी कंपनी पे लगेगी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑन द रिक्वेस्ट बाय मेंबर्स कंपनी शैल सेंड विद इन 7 डेज। अगर मेंबर कंपनी से रिक्वेस्ट करे किसी मेंबर ने कि भाई मेरे को कॉपी दे दो, तो वो विद इन 7 डेज कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल देनी पड़ेगी कंपनी को। ठीक है, आफ्टर पेइंग फीस, लेकिन इसमें जो भी उसकी फीस वगैरह, जाहिर सी बात है आप मांग रहे हो डॉक्यूमेंट तो उसकी फीस होगी, तो वो फीस आप अगर पे कर देते हो तो 7 डेज में कंपनी को उस दिन से आपको देना पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं देती तो 1,000 रुपये पर डे, 1K का मतलब 1,000 रुपये पर डे, और 1,00,000 रुपये जो लास्ट तक जाएगा अमाउंट। ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा वो कंपनी की पेनल्टी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ये चीज समझ आ गई। अब देखिए मेमोरेंडम, देखो क्या है, जो कंपनीज के टाइप हमने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, नहीं पढ़े तो आई बटन में चले जाना, वहां आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में चले जाना वहां। अब क्या है, जो कंपनीज अलग अलग है, अलग अलग टाइप्स की कंपनी है, उनको अलग अलग टेबल में बांट दिया गया कि भैया इसका मेमोरेंडम ऐसा होगा, इसका मेमोरेंडम ऐसा होगा, इसका ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो हमने टेबल्स में बांट दिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए सेक्शन 4 क्लॉज 6 में ये चीज दी गई है। टेबल ए के अंदर किस टाइप की कंपनी के मेमोरेंडम आएंगे, उसके अंदर आएगा टेबल ए में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो जितनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है जो, ठीक है, उन सबका मेमोरेंडम टेबल ए में। टेबल बी के अकॉर्डिंग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयरिंग कैपिटल, वो वाली लिमिटेड कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, टेबल सी में कौन सी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, वो वाली कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है। ठीक है, टेबल डी में कौन सी कंपनी आएंगी, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो अनलिमिटेड कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। ऐसी ही टेबल ई, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो इस चीज को भाई या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखो ये तो हमने सारे चीजें पढ़ ली मेमोरेंडम के बारे में। होपफुली आपको ना मैं बताऊं 70 to 80% आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। अब क्या है, अब इसके कंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो मेन सोर्स है जो आपको एग्जाम में लिखना है। ये भी आप रेफरेंस में अगर लिख दोगे तो काफी ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर
बन जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो आ जाइए कंटेंट ऑफ एमओए। एमओए से मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो इजी वे में समझेंगे, इजी वे में समझाऊंगा, बस दिमाग में बिठा लो ना, ठीक है। सबसे पहला क्या है कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि भाई जैसे मान लो वो बुक आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, तो आप इंडेक्स देखते हो ना, क्या क्या चीजें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिया, तो अब उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लोज। नेम क्लोज से क्या है भाई, जाहिर सी बात है कंपनी का अपना नाम भी होगा। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हो तो उसमें भारत इंडिया करके लिखा हुआ है शुरू में, तो भाई मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी का वो ले रहे हो मेमोरेंडम, तो ऐसे में आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या कंपनी का नाम है, किस कंपनी का है ये, ठीक है। तो ऐसे में कहता है जो नेम क्लोज है, नेम क्लोज होना चाहिए। उस नेम क्लोज की क्या कहानी है, मेमोरेंडम ऑफ लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड, ठीक है, एज इट्स लास्ट वर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। यही रुक जाओ अभी। देखो भाई ये कह रहा है जो भी कंपनी का आपका नाम है वो कंपनी होना चाहिए, लेकिन लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज होगा। कई आपने कंपनी देखी होगी जिसमें आपने सुना होगा लिमिटेड वर्ड आता है, ठीक है। तो ये कह रहा भाई कोई भी आप कंपनी का नाम रखो बट लास्ट में लिमिटेड वर्ड जरूर लगाओ उसके साथ। ये किस केस में करना है, अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ लिमिटेड वर्ड नाम के साथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो क्या, अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो उसके नाम के साथ आपको प्राइवेट कंपनी लगाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आपको लगाना पड़ेगा नाम के बाद, जो भी उस कंपनी का नाम है उसके बाद, ठीक है। और अगर वो कंपनी पब्लिक है तो उस नाम के बाद आपको सिर्फ लिमिटेड लिख देना है। ये चीज आपको समझ आ गई, एक बार पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द नेम ऑफ कंपनी, का नेम ऑफ कंपनी आना चाहिए, लेकिन उसके साथ लिमिटेड वर्ड एज इज लास्ट वर्ड, आखिरी में लिमिटेड जरूर लिखा होना चाहिए। किस केस में, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सीओ से मतलब यह पब्लिक कंपनी है, कंपनी है सीओ से मतलब, ठीक है। तो वर्ड इन दी केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड किसके साथ लगेगा आखिरी में, एज इट्स लास्ट वर्ड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में, अब समझ आ गया। अब आप कहीं पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है और ये गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, वो मतलब पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अब क्या लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जरूरी है, नहीं। कुछ कंपनी के केसेस में ऐसा जरूरी नहीं होगा, अगर आपको देखेंगे तो उसके आगे कोई प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के अपने रूल रेगुलेशन अलाउ कर देती है, ठीक है। कुछ है उसका भी पर्पस, लेकिन उस डेप्थ में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ हमारे टॉपिक पे रहना है। यहां तक समझ आ गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। द नेम स्टेट इन मेमोरेंडम शैल नॉट मैच विद एग्जिस्टिंग कंपनी नेम। हाँ बहुत बढ़िया चीज है भाई। एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी है तो ऐसा तो नहीं है कि टाटा के साथ भाई एक बंदे ने और कंपनी नहीं खोली और अपना नाम भी टाटा रख दिया या कुछ उससे रिलेटेड हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो कंपनी है वो मिला जुला नेम नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी भाई, जो उसके कंपनी के जो मान लो लोग जुड़ेंगे, पब्लिक जुड़ेगी उस कंपनी से या शेयर होल्डर वगैरह, एटलीस्ट ये तो उनको कंफ्यूजन किसी तरह की ना रहे। कोई ऐसी कंपनी मार्केट में आ गई जो मिलता जुलता वर्ड है तो लोग तो ये सोचेंगे ना यार ये उसी की कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी, या फिर ये वही कंपनी है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो नाम अभी किसी कंपनी का चल रहा है उससे मिलता जुलता नाम नहीं होगा मेमोरेंडम के अंदर, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। वो वाला नाम नहीं चलेगा। द कंपनी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द कंपनी शैल नॉट बी सच नेचर हु विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर। भाई देखो कंपनी जो है
उसका इस तरीके से नाम वगैरह नहीं होगा, या कंपनी का काम इस तरह का नहीं होगा कि वो कोई ऑफेंस पहले से ऑलरेडी हो। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो ऑफेंस माना जाता है, तो वो कंपनी के नाम के अंदर बिल्कुल भी वर्ड नहीं आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेम डू नॉट contain any word or expression which shows that company is related to central और state government। कोई ऐसा नाम भी आपको नहीं जोड़ना कंपनी के नाम में अपने जो ऐसा लगे कि यार ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इस चीज को ध्यान रखना। एक मेरे को अश्नीर ग्रोवर आप जानते होंगे उनको, भाई साहब को, तो उसके रिगार्ड में एक उन्होंने इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई भारत पे नाम था, तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे, लोगों को लगा ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो लोग इजीली उसको ऐप को यूज करके पैसा ट्रांसफर वगैरह कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लगा भारत पे नाम है तो भाई कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो ऐसे में इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये है कि भाई अगर आप कोई कंपनी का नाम ले रहे हो तो वो नाम ऐसा ना हो लोग कंफ्यूज हो जाए, जो आपके मेंबर्स है वो कंफ्यूज हो जाए, उनको क्या लगे, उनको ये लगे कि यार ये जो कंपनी है ये तो हो सकता है पब्लिक वो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंपनी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी स्टेट की गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है, तो नाम ऐसा भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेम डू नॉट कंटेन एनी वर्ड और एक्सप्रेशन विच शोज दैट द कंपनी इज रिलेटेड टू सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ। अब रेफरेंस के लिए केस आप डाल सकते हो, बड़ा इजी केस लो है। देखो, ईविंग वर्सेस बटरकप मार्जिन कंपनी लिमिटेड 1917 का केस है। देखो फैक्ट मैं इजली बताता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं जान के, मैं आपको नॉर्मली फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट वही सेम चीज है, एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है, ईविंग भाई साहब की ऑलरेडी कंपनी थी, बटरकप डेयरी करके इनकी कंपनी थी, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, बटरकप मार्जिन कंपनी आ जाती है मार्केट में, तो ये भाई साहब जो प्लेंटिफ है ये कहते हैं भाई मेरी ऑलरेडी जो डेयरी की कंपनी है बटरकप नाम से वो ऑलरेडी चल रही है, तो लोग क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार ये बटरकप नाम से सेम कंपनी की दूसरी ब्रांच खुल गई है, तो इन्होंने बोला सेम नेम है भाई, इस कंपनी को बोलो कि अपना ये वाला नाम चेंज करेंगे, बटरकप मार्जिन कंपनी। तो ऐसे में जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा हाँ भाई बात ठीक है, ये आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे नाम को देख के, उनको ये भी लग सकता है कि भाई जो इसके अंदर कहा गया वो ये कहा गया कि भैया लोग सोचेंगे दूसरी ब्रांच कंपनी ने खोल दी है इस नाम से। तो बोला गया ठीक है जी, अब एक काम करो अपना नाम आप चेंज करो, ये नाम नहीं चलेगा, तो इसलिए वो नाम चेंज करा गया। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आप कंपनी का नाम जो भी लिखोगे तो वो उसके क्या रिगार्ड में रूल एंड रेगुलेशन है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाइए और क्या क्या कंटेंट होंगे। चलिए ये वाला हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं डोमिसाइल एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। देखो भाई नाम से ही मैं आपको बताता हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या है देख लीजिए। जैसे आपने भाई कंपनी है कोई, अब वो इतने सारे स्टेट है इंडिया के अंदर, यूपी हो गया आपका भैया, हालांकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो आपका दिल्ली हो गया, यूपी आपका स्टेट हो गया, आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इतने सारे स्टेट है आपके इंडिया में। भाई कहीं तो आप अपना ऑफिस रजिस्टर्ड कराओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप कराओगे ही नहीं, कराना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जहां पर आपने अपना ऑफिस रजिस्टर्ड कराया है उधर की आपको डिटेल डालनी पड़ेगी जरूर। क्यों? इसलिए आपको डालनी पड़ेगी ताकि जो मेंबर्स हैं भाई और लोग हैं उनको लोगों को पता लग सके कि आपका ऑफिस किस स्टेट से रजिस्टर्ड हुआ है। उस स्टेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा यूपी में हुआ है, मेरा राजस्थान में हुआ है, मेरा हरियाणा में हुआ है या महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और वही जहां पर आपने रजिस्टर्ड कराया है वही आपकी डोमिसाइल वो माना जाएगा कंपनी का, ठीक है। इससे एक चीज और क्या है, इससे एक ये चीज है जुरिडिक्शन पता लग जाएगा कि भाई किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आपने रजिस्टर्ड कराया है अपने ऑफिस को। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से। होपफुली आपको डोमिसाइल और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के बारे में पता लग गया होगा कि भाई जो क्लोज होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होगा उसके अंदर आपको डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में कराया है। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी
सिचुएटेड, आपको बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो कौन सा बनेगा, जहां पर जिस स्टेट में आपने कंपनी रजिस्टर्ड अपनी कराई है। रजिस्टर्ड ऑफिस इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग द डोमिसाइल ऑफ कंपनी, भैया रजिस्टर्ड ऑफिस इज नेसेसरी है, ठीक है, फॉर फिक्सिंग द डोमिसाइल ऑफ कंपनी। हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट हैज ज्यूरिडिक्शन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, जहां पे भी भाई वो सिचुएटेड है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, वही आपका ज्यूरिडिक्शन बन जाएगा उस हाई कोर्ट का। मान लीजिए अगर भाई आपका यूपी में आ रहा है तो आपका फिर लखनऊ इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। आपका महाराष्ट्र में अगर आपने कराया तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट बन जाएगा, यह एग्जाम्पल है इसका। एवरी कंपनी, हाँ अब इसके बाद क्या है भाई, हर कंपनी जो भी होगी, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, अपने आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें रखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखोगे अलोंग विद बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है हर, ठीक है, हर साल का आपको ये सारी चीजें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेंगी, ये काफी ज्यादा जरूरी है रखना। जहां तक आपको समझ आ गया, एक बार पढ़ देता हूं पूरा पैराग्राफ फिर भी आपके लिए। Registered office is necessary for fixing the domicile of company. High Court of that state has jurisdiction in which the registered office is situated. Every company shall prepare and keep at its registered office financial statement along with book of account and other relevant book and paper of every financial year. Paper for every financial ईयर। यहां तक आ गया। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट क्लोज में। ऑब्जेक्ट क्लोज में आपको पहले ही बताता हूं क्या हो जाता है, फिर ये पढ़ेंगे। देखो भाई ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है, अब कंपनी कोई खोली है, उस कंपनी का क्या पर्पस है, क्या काम आप करोगे, क्या क्या चीजें आप नहीं करोगे, ठीक है। तो जो आप काम करोगे वो तो आपको अपने लोगों को बताना पड़ेगा ना भाई। कोई मान लो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई शेयर खरीदना चाह रहा है, बॉन्ड खरीदने चाह रहा है कंपनी के, उसको अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लोगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो वो लिखते टाइम चीजें ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमने नाम का पढ़ लिया क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमने डोमिसाइल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें रखनी है, क्यों रखनी है, क्या रीजन है। अब ऐसे ही देखते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज के भाई कंपनी को ऑब्जेक्ट लिखते हुए, ऑब्जेक्ट एक तरीके से क्या आपके क्या गोल है, आप क्यों कंपनी खोल रहे हो, क्या काम करोगे, तो वो चीज आप लिखते हुए किन किन चीजों को आपको ध्यान में अब रखना है। देखो भाई सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, मेमोरेंडम मस्ट कंटेन ऑब्जेक्ट क्लोज फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी फर्दरनेस देयरफॉर। जाहिर सी बात है भाई मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज जरूर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगला पॉइंट देखते हैं, इन मेमोरेंडम कंपनी In memorandum, company must state the main object and other object. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर कंपनी को जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसके अंदर ऑब्जेक्ट अपने और अदर ऑब्जेक्ट्स, एक तो मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, नॉट अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी। जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए कंपनी का जो काम है, जाहिर सी बात है भाई लीगल चीजों के रिलेटेड ही आप काम कर सकते हो, इमोरल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का जिससे पब्लिक पॉलिसी अपोज होए, पब्लिक पॉलिसी जिससे अपोज होए। फॉर एग्जांपल एक भाई कंपनी खोल दी, कंपनी ने कुछ मेडिसिन बैन कर दी, वही बनाने के लिए कंपनी बना दी, वो चीज नहीं होगी भैया, इलीगल है, लीगल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आप समझिएगा ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और एक चीज और दूसरी चीज है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड क्लीन। जो भी आप ऑब्जेक्ट, आप जो काम करोगे उसके बारे में आप स्पेसिफाई करोगे अच्छी तरीके से, ये नहीं काम कुछ और बता रहे हो आप, कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके कंपनी में जो शेयर होल्डर आएगा, ठीक है, जो भी मेंबर जुड़ेगा आपसे, उसको पूरा राइट है कंपनी के बारे में जानने का। तो ऐसा ना हो इतनी एम्बिग्यूटी आप ना फैला दो कि भाई बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि कंपनी का काम क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ लायबिलिटी क्लोज।
नाम से ही पता लग रहा है भाई लाइबिलिटी क्लोज होनी, लाइबिलिटी बंदे की पता होनी चाहिए। जो भी शेयर होल्डर वगैरह जो भी उसमें मेंबर है कंपनी का, उसकी क्या लाइबिलिटी है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आपको पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। अब पॉइंट देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी मस्ट बी मेंशन इन मेमोरेंडम वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी है भाई वो भी आपको देखना पड़ेगा। हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जाके देख लो ना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या लाइबिलिटी के हिसाब से भी कंपनी का हमने वो बांट रखा है और किस में क्या टाइप आता है वो आपको मिल जाएगा, जाकर आई बटन में टाइप्स ऑफ कंपनी में देख लो ना। तो भाई ये वही कह रहा है, ये बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है कंपनी की। अगर एक हिसाब से मान लीजिए कंपनी कल बंद हो जाती है तो भाई इससे लिमिटेड पैसा लिया जाएगा, या फिर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड बनेगी या फिर अनलिमिटेड बनेगी कि भाई हम तुम्हारा घर वर तक भी नीलाम कर सकते हैं, इतनी वो आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो होपफुली भाई आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़े ही इजी तरीके से आपको, बड़े आसानी से आपको समझाया इसके अंदर। अब इसके बाद 2 पॉइंट और बता देता हूँ, लिखना है तो लिख लेना, बहुत इजी से। देखो पहला क्या है, नॉमिनेशन क्लोज इन केस ऑफ 1% कंपनी। भाई 1% कंपनी है तो उसके अंदर नॉमिनेशन क्लोज भी होना चाहिए, उसमें जरूरी है। क्यों यार, एक बंदा कंपनी चला रहा है, अब मान लो कल वो एक्सपायर कर गया या कुछ कारण हो गया, तो नॉमिनी उसका कौन होगा, कौन केयर टेकर होगा, भाई किसकी लाइबिलिटी आई, तो नॉमिनी के हिसाब से उसमें नॉमिनेशन क्लोज आएगा इन केस ऑफ 1% कंपनी। ये आप लिखना चाहो लिख भी लो, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लोज। सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लोज से 7 पॉइंट में मतलब क्या है, 7 पॉइंट में सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लोज से मतलब ये है, जो भी उसका मेंबर जुड़ रहा है भाई वो सिग्नेचर वगैरह करेगा, ठीक है, उसकी डिटेल वगैरह पूरी ये हर कंपनी में चलेगा। तो जो भी पर्सन जुड़ रहा है वो साइन करेगा, एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए उस टाइम पर जो ये कंफर्मेशन कर सके, हाँ जी ये था पर्सन। तो ये हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, नाम से पता लग रहा है सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लोज। मेमोरेंडम कंटेन अ डिक्लेरेशन that the persons subscribing their signature to memorandum are desirous of for forming themselves into an association of, then each of the subscriber must sign memorandum and presents at least one witness who shall attest the signature। ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गया। जाहिर सी बात है, आप कोई कंपनी के शेयर वगैरह लेने जा रहे हो तो भाई आपको साइन वाइन वगैरह करके वो उसकी सारी डिटेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालनी आपको पड़ेगी। तो होपफुली ये 7 पॉइंट हो गए हैं। अगर वो 2 पॉइंट आपको चाहते हो कि मैं लिख दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो होगी, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज नहीं समझ आई या कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दो ना, मैं टाइमली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जरूरी, ठीक है। लॉ रिलेटेड ही बात होती है यहाँ पर पढ़ाई से, और इधर उधर की बात हम नहीं करते। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को दुखी वगैरह मत कीजिए, डिप्रेशन वगैरह इन चीज़ों से दूर रहिए, मजे में पढ़ते रहिए यार। कोई चीज़ टफ नहीं है, बस हमारे दिमाग की बात होती है। अगर दिमाग में बिठा लिया हमने ये चीज़ टफ है तो वो हमें टफ ही लगेगी। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने कितनी आसानी से सारी चीज़ें समझ लिया। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।